नेक्स्ट टॉपिक इज फोटो इनहिबिशन। सो समटाइम्स इसको फोटो ऑक्सीडेशन भी कहा जाता है। ठीक है, सिंपली फोटो इनहिबिशन का मतलब है, फोटो मीन्स लाइट, इनहिबिशन मीन्स इनहिबिशन बाय लाइट। तो हम यहाँ पे क्या कंसेप्ट कंसीडर कर रहे हैं कि जो क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है वो हमने कहा था मेन रिएक्शन सेंटर बनाता है, और मैंने आपको उस टाइम कहा था कि यूजुअली एसेसरी मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत सारे कैरोटीनॉइड्स विच एक्चुअली टेक लाइट एंड ट्रांसमिट इट टू द रिएक्शन सेंटर, राइट। हम ये कहते हैं, तो एक तरह से हमने कहा था कि जो ये एसेसरी मॉलिक्यूल्स जो कैरोटीनॉइड्स हैं वो फोटो इनहिबिशन से भी क्लोरोफिल को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। तो एक तो तरीका ये है कि वो एनर्जी ज़्यादा खुद ले रहे हैं और फिर पास ऑन कर रहे हैं। क्लोरोफिल खुद से भी एब्जॉर्ब कर सकता है बट ज़्यादा ये एनर्जी इसको ट्रांसफर कर रहे हैं। तो एक चीज़ तो ये है कि अगर डायरेक्ट सनलाइट से अगर कोई डैमेज होगा तो वो कैरोटीनॉइड्स मॉलिक्यूल्स को होगा, तो उनको रिप्लेस किया जा सकता है। मेन रिएक्शन सेंटर को एक तरह से प्रोटेक्ट किया जा रहा है। दूसरा हमने कहा था कि वो प्रोटेक्ट करता है बाय फोटो इनहिबिशन, जो क्लोरोफिल को डैमेज हो सकता है कैरोटीनॉइड्स उससे उसको बचाते हैं। अब वो कैसे पॉसिबल है? कैरोटीनॉइड्स में हमने पिगमेंट्स जब हमने किए थे तो हमने कहा था कैरोटीनॉइड्स की दो टाइप्स हैं। वन इज हमने कहा था कैरोटीन्स एंड सेकंड इज ज़ेंथोफिल्स। सो एक्चुअल में दीज ज़ेंथोफिल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, प्लांट्स में क्या होता है, ये जो ज़ेंथोफिल्स हैं ये फोटो इनहिबिशन को के जो डैमेज है उससे क्लोरोफिल को प्रोटेक्ट करते हैं। ज़ेंथोफिल्स का मेन काम टू प्रोटेक्ट क्लोरोफिल फ्रॉम ब्राइट सनलाइट हम कह सकते हैं, या ब्राइट सनलाइट अगर है तो हाई टेम्परेचर भी है, हाई टेम्परेचर डैमेज। वो बेसिकली ब्राइट सनलाइट या हाई टेम्परेचर की वजह से जो डैमेज होता है क्लोरोफिल को, उससे क्लोरोफिल को प्रोटेक्ट करता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ज़ेंथोफिल्स इसमें मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, और ज़ेंथोफिल्स आर ए टाइप ऑफ कैरोटीनॉइड्स। तो अब हम ये मानते हैं कि जो फोटो इनहिबिशन है उससे डैमेज होगा क्लोरोफिल को, ये तो क्लियर है, बट उस डैमेज से प्रोटेक्ट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ ज़ेंथोफिल्स। दैट मीन्स वो प्लांट जिसमें ब्राइट सनलाइट के डैमेज के चांसेस ज़्यादा हैं, मतलब ऐसे प्लांट्स जो ब्राइट सनलाइट एनवायरनमेंट में ग्रो कर रहे हैं, वहाँ पे ज़ेंथोफिल्स का कंटेंट हमेशा हाई होगा, क्योंकि ज़ेंथोफिल्स उसको फोटो ऑक्सीडेशन या फोटो इनहिबिशन से क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सो अब हम मैकेनिज्म देखेंगे कि ज़ेंथोफिल्स क्या रोल प्ले करते हैं। प्लांट्स में तीन तरह के ज़ेंथोफिल्स हैं जिनको हम पढ़ते हैं बेसिकली। यूजुअली होता ये है, एक है वियोला ज़ेंथिन कंपाउंड, इट्स ए टाइप ऑफ ज़ेंथोफिल। वियोला ज़ेंथिस इज कन्वर्टेड इनटू एंथीरा ज़ेंथिन। सो वियोला ज़ेंथिन जो है वो बेसिकली प्रोटेक्शन नहीं देता। वियोला ज़ेंथिन वो बेसिक कंपाउंड है जिससे हम कह सकते हैं बेसिक ज़ेंथोफिल है, जिससे अदर टाइप ऑफ ज़ेंथोफिल्स कैन बी सिंथेसाइज्ड। सो वियोला ज़ेंथिन से एंथीरा ज़ेंथिन बनता है। एंथीरा ज़ेंथिन इज इफेक्टिव इन प्रोटेक्टिंग क्लोरोफिल, लेकिन इससे भी ज़्यादा इफेक्टिव होता है, एंथीरा ज़ेंथिन से आगे बन सकता है ज़िया ज़ेंथिन। एक तरह से हम कह सकते हैं दिस इज फुली एक्टिव कंपाउंड या फुली एक्टिव ज़ेंथोफिल है, जिसकी मैक्सिमम प्रोटेक्शन ये दे सकता है क्लोरोफिल को। इससे कंपैरेटिवली हाफ प्रोटेक्शन एंथीरा ज़ेंथिन देता है, तो हम ये कह सकते हैं दिस इज हाफ एक्टिव। और अगर एक्टिविटी के कंपैरिजन में देखा जाए तो इसको आप इनएक्टिव मानोगे, क्योंकि बेसिकली ये हमें कोई प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड करेगा। ये जस्ट बेसिक ज़ेंथोफिल है विच इज यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ एंथीरा ज़ेंथिन एंड ज़िया ज़ेंथिन। ठीक है, तो ये कन्वर्जन बेसिकली हो रहा है। अब हम एक तरह से ये कह सकते हैं कि जब लाइट इंटेंसिटी कम है तो प्लांट्स में आपको कौन सा कंपाउंड ज़्यादा मिलेगा? अगर लाइट इंटेंसिटी कम है तो प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है, तो आपको ज़्यादा क्या मिलेगा? वियोला ज़ेंथिन। इसका हाई अमाउंट लो लाइट इंटेंसिटी में, या आप कंपैरेटिवली कह सकते हो नॉर्मल टेम्परेचर जब है, हाई टेम्परेचर नहीं है। लेकिन अगर लाइट इंटेंसिटी बढ़ रही है तो पहले एंथीरा ज़ेंथिन का फॉर्मेशन, जैसे जैसे और बढ़ता जाएगा ज़िया ज़ेंथिन का फॉर्मेशन। वैसे ही हाई टेम्परेचर अगर होता जा रहा है तो एंथीरा ज़ेंथिन एंड ज़िया ज़ेंथिन का फॉर्मेशन। तो अगर ब्राइट सनलाइट है, हाई टेम्परेचर है, तो ज़्यादा आपको कॉन्सेंट्रेशन किसका मिलेगा? एंथीरा ज़ेंथिन, या कंपैरेटिवली हम कह सकते हैं ज़िया ज़ेंथिन। इनमें से कौन ज़्यादा मिलेगा वो डिपेंड करता है कितना ज़्यादा इंटेंसिटी बढ़ रहा है और कितना टेम्परेचर। हम इन दोनों को ही कंसीडर करते हैं कि वो प्रोटेक्शन में इन्वॉल्व हैं। तो एक क्लियर कट ये कहा जा सकता है कि अगर टेम्परेचर लो है, लो या हम उसको नॉर्मल कहते हैं कंपैरेटिवली, या फिर नॉर्मल सनलाइट है,
तो आपको वियोलाजेंथिन का अमाउंट ज्यादा मिलेगा। लेकिन अगर टेम्परेचर हाई है या फिर हम कहेंगे इंटेंसिटी भी हाई है सनलाइट का, ब्राइट सनलाइट है, तो आपको ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन एंथीराजेंथिन और जियाजेंथिन का मिलेगा। इसको हम एक ग्राफ की फॉर्म में भी समझ सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे मैं आपको शो कर रही हूँ कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जेंथोफिल्स हमने यहाँ ले लिया और जेंथोफिल्स में हम वियोलाजेंथिन, एंथीराजेंथिन, जियाजेंथिन इन तीनों को चेक कर रहे हैं। और यहाँ हम लेते हैं सपोज टाइम। डायरेक्टली यहाँ पे टाइम की जगह आपको इंटेंसिटी भी दिया हो सकता है, टाइम की जगह आपको टेम्परेचर भी दिया हो सकता है, या सिंपली हम टाइम ले रहे हैं तो टाइम से दोनों चीजें अंडरस्टूड हैं। सपोज अगर हम एक डे टाइम ही कंसीडर करते हैं तो डे टाइम में जब मॉर्निंग है और जब इवनिंग है, एक टाइम ले लिया हमने नून, तो मॉर्निंग और इवनिंग में सनलाइट का जो इंटेंसिटी वो बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं होता है। तो मॉर्निंग टाइम पे हम कह सकते हैं हमें ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन किसका मिलेगा, वियोलाजेंथिन का। ठीक है, अब अगर हम नून टाइम लेते हैं तो नून टाइम में आपको एंथीराजेंथिन, जियाजेंथिन, इवनिंग टाइम में फिर से वियोलाजेंथिन बन सकता है क्योंकि जियाजेंथिन का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर सकता है। तो अगर मैंने ये इस तरह से शो किया ग्राफ, तो अब हम ये कह सकते हैं मॉर्निंग टाइम पे हाई कॉन्सेंट्रेशन किसका है, ये हाई शो कर रहा है, ये लो शो कर रहा है। तो आप कह सकते हो ये वाला ग्राफ हम वियोलाजेंथिन के लिए ले सकते हैं। ठीक है, वियोलाजेंथिन हम ले रहे हैं, हाई कॉन्सेंट्रेशन है, उसका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेगा। डिक्रीज करेगा तो जितना जितना डिक्रीज करता जाएगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन लो था। ये वाला ग्राफ हम किसके लिए ले सकते हैं, ये आप एंथीराजेंथिन के लिए भी ले सकते हो और जियाजेंथिन के लिए भी ले सकते हो, क्योंकि एंथीराजेंथिन और जियाजेंथिन दोनों ही इंक्रीज करेंगे। दोनों, एक बार एंथीराजेंथिन की फॉर्मेशन हो गया उसके बाद आप जियाजेंथिन की फॉर्मेशन भी ले सकते हो, बट एंथीराजेंथिन भी बन गया तो वो भी प्रोटेक्शन तो प्रोवाइड कर रहा है। तो जैसे जैसे वियोलाजेंथिन डिक्रीज करता जाएगा वैसे वैसे एंथीराजेंथिन और जियाजेंथिन इंक्रीज करते जाएंगे। वियोलाजेंथिन जब मिनिमम है तो ऑब्वियसली ये मैक्सिमम है। अब इवनिंग टाइम पे इंटेंसिटी फिर से क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो फिर से जियाजेंथिन, एंथीराजेंथिन की जरूरत नहीं है, तो वो डिक्रीज कर सकते हैं और हमारे पास इंक्रीज क्या कर जाएगा, वियोलाजेंथिन। तो इनका कॉन्सेंट्रेशन अकॉर्डिंग टू इंटेंसिटी, अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, या हम इन दोनों को कंसिडर कर सकते हैं टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग कि एक डे टाइम में भी इनका कॉन्सेंट्रेशन कैसे डिक्रीज करता है। अगर एक ही प्लांट को एक डे टाइम में देख रहे हैं तो ऐसे, अदरवाइज आप अलग अलग एरियाज के प्लांट्स भी कंपेयर कर सकते हो। तो जो प्लांट्स ब्राइट सनलाइट या हाई टेम्परेचर एरिया में ग्रो कर रहे होंगे उनका जियाजेंथिन या एंथीराजेंथिन का कंटेंट हमेशा हाई होगा इन कंपैरिजन टू दोज प्लांट्स विच आर ग्रोइंग इन नॉर्मल टेम्परेचर एंड नॉर्मल सनलाइट। सो हमने कैरोटीनॉइड्स तो कर लिए, कौन से जेंथोफिल्स बेसिकली कैसे चेंज हो रहे हैं, बट एक्चुअल में जेंथोफिल्स क्या कर रहे हैं जिससे कि क्लोरोफिल का प्रोटेक्शन हो रहा है। तो उसके लिए वर्ड हम यूज़ करेंगे फोटो इनिबिशन को। अगर फोटो इनिबिशन से अगर डैमेज अवॉइड करना है तो एक प्रोसेस होता है क्वेंचिंग। क्वेंचिंग सिंपली क्या है कि अगर हमारे पास सपोज एक मॉलिक्यूल है जो एक्साइटेड स्टेज में है, ए से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सपोज क्लोरोफिल है या कोई भी मॉलिक्यूल है, अगर वो एक्साइटेड स्टेज में है तो उसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी है। अब ये एक्स्ट्रा एनर्जी लूज करेगा तभी तो ग्राउंड स्टेट में आएगा। अगर तो सिर्फ इतनी एनर्जी है कि हीट फॉर्म में डिसिपिएट करके वो ग्राउंड स्टेट में आ सकता है तो इट कैन इजिली कम टू ग्राउंड स्टेट। लेकिन अगर उसके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी है तो जब तक वो एक्स्ट्रा एनर्जी रहेगी वो एक्साइटेड स्टेज में ही रहेगा। और एक्साइटेड मॉलिक्यूल अगर कहीं इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा किसी रिएक्शन में तो वो हमेशा डैमेज कॉज करता है। अब अगर इस ए मॉलिक्यूल से जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो कोई और मॉलिक्यूल ले लेता है, सपोज एक्स मॉलिक्यूल हमने कहा इसने इससे एनर्जी ले लिया, तो एक तो ट्रांसफर में कुछ एनर्जी हीट लॉस हो जाएगा, बाकी एनर्जी इसने ले लिया तो ए जो होगा इट विल कम टू ग्राउंड स्टेट। ए का प्रोटेक्शन हो गया। अब इसने एक्स्ट्रा एनर्जी ले लिया तो हम इस प्रोसेस को सिंपली क्या कहते हैं, क्वेंचिंग। क्वेंचिंग जस्ट मतलब उससे एक्स्ट्रा एनर्जी ले लिया। अब जो प्लांट्स है उसमें दो तरह की क्वेंचिंग होती है, वन इज फोटोकेमिकल क्वेंचिंग, वन इज नॉन फोटोकेमिकल। फोटोकेमिकल क्वेंचिंग का मतलब क्या है, जब हम कह रहे हैं कि क्वेंचिंग मतलब एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के पास जो हीट ट्रांसफर हो रहा है, जो एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, वो क्वेंचिंग जो है फोटोकेमिकल रिएक्शंस की वजह से है। दैट मीन्स हमने लाइट रिएक्शन में किया था, फोटो सिस्टम 2 एक्साइटेड स्टेज में गया, फोटो सिस्टम 2 से आगे फियोफाइटिन ले लिया, फियोफाइटिन ने एनर्जी ले ली, ये भी एक्साइटेड स्टेज में है, इसकी एनर्जी आगे किसने ले ली, हमने कहा था क्विनोन ले लेता है। तो एक तरह से एक मॉलिक्यूल से एनर्जी दूसरा ले रहा है, तो
क्यू ने इसकी क्वेंचिंग की क्योंकि उसने इससे एनर्जी ली, फियोफाइटिन ने फोटोसिस्टम 2 की क्वेंचिंग की। तो जिससे एनर्जी ले ली जा रही है वो तो वापस अपनी ग्राउंड स्टेज में जा रहे हैं और ये एनर्जी नेक्स्ट टू नेक्स्ट मॉलिक्यूल पास होता जा रहा है, जितना भी हमने कहा था, जो भी आपने सीक्वेंस देखा था। तो अगर ये सारे फोटोकेमिकल रिएक्शंस हैं, फोटोसिंथेसिस का पार्ट है, तो अगर क्वेंचिंग इस तरह से की जा रही है कि उसमें फोटोकेमिकल रिएक्शंस की वजह से क्वेंचिंग हो रहा है, मतलब क्योंकि वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट मॉलिक्यूल को दे रहा है, तो उसको हम कहेंगे फोटोकेमिकल क्वेंचिंग। और फोटोकेमिकल क्वेंचिंग में तो जो रिएक्शन में मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व है बेसिकली वो क्वेंचिंग कर रहे हैं। यहाँ पे कहीं भी हमने कैरोटीनॉइड्स नहीं पढ़े, यहाँ पे हम ये कह सकते हैं फियोफाइटिन इसकी क्वेंचिंग कर रहा है, क्विनोन इसकी क्वेंचिंग कर रहा है, B6F कॉम्प्लेक्स इसकी क्वेंचिंग कर रहा है, हर मॉलिक्यूल दूसरे की क्वेंचिंग कर रहा है और आगे हीट लेके खुद एक्साइट होकर नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है। तो इस क्वेंचिंग को हम फोटो इनहिबिशन के लिए कंसीडर नहीं करेंगे। ये क्वेंचिंग तो इसलिए है कि एक मॉलिक्यूल अपने लिए एनर्जी ले रहा है, वो एक्साइट होगा, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन दूसरे को पास करेगा। यहाँ पे कैरोटीनॉइड्स का कोई रोल नहीं है। और जब तक फोटोसिस्टम 2 में भी जो हम एक्साइटेड स्टेज शो कर रहे हैं एक्चुअल में उसमें क्लोरोफिल है ना, तो अगर क्लोरोफिल के पास इतनी एनर्जी थी जिसको सारी एनर्जी फियोफाइटिन ने ले ली, तो क्लोरोफिल वापस ग्राउंड स्टेज में चला गया। तो हमें यहाँ पे जो फोटोकेमिकल क्वेंचिंग है ये नॉर्मल क्वेंचिंग हो रहा है और हमें क्लोरोफिल को प्रोटेक्ट करने की जरूरत भी नहीं है। बट सपोज अगर यहाँ पे जो एनर्जी आया वो बहुत ज़्यादा था, क्लोरोफिल के पास एनर्जी आ गया, एक्साइटेड स्टेज आ गया, फियोफाइटिन ने उस एनर्जी ले लिया, तो हमने कह दिया फोटोकेमिकल क्वेंचिंग हो गया, आगे रिएक्शन चल रहा है। बट सपोज क्लोरोफिल के पास अभी भी एक्स्ट्रा एनर्जी है, तो फियोफाइटिन जितना अपने लिए चाहता था उतनी तो उसने ले ली, कुछ एनर्जी हीट फॉर्म में भी लॉस हो गया, बट स्टिल क्लोरोफिल हैज़ एक्स्ट्रा एनर्जी। अब अगर ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी है हम चाहते हैं क्लोरोफिल वापस ग्राउंड स्टेज में आए, इस एनर्जी को लेने की ज़रूरत है। अगर इस एनर्जी को ऐसा कोई मॉलिक्यूल लेता है जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस का पार्ट नहीं है और उसमें हम कंसीडर कर रहे हैं, सपोज हमने लिख दिया कि इस एनर्जी को किसने ले लिया, जियाजेंथिन ने या एंथीराजेंथिन ने, तो आगे ये मॉलिक्यूल्स कोई फोटोकेमिस्ट्री का रिएक्शन नहीं दे रहे हैं। जियाजेंथिन ने अगर क्लोरोफिल से ले लिया, पहली तो बात ट्रांसफर में भी कुछ एनर्जी क्लोरोफिल की जो एक्स्ट्रा एनर्जी है उसके पास, वो हीट लॉस वहां हो जाएगा। दूसरा, जियाजेंथिन जो है इस एनर्जी को ले लेगा अगर, तो क्लोरोफिल वापस कहाँ चला जाएगा, ग्राउंड स्टेज में, और क्लोरोफिल वापस चला गया तो क्लोरोफिल को हमने प्रोटेक्ट कर लिया। अब जियाजेंथिन के पास जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो उसको हीट फॉर्म में डिसिपिएट कर देता है। जियाजेंथिन सबसे अच्छा हीट डिसिपिएशन कर सकता है, एंथीराजेंथिन से भी ज्यादा बेटर, इसलिए जियाजेंथिन सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड हम मान रहे हैं। तो ये जेंथोफिल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर जियाजेंथिन ने क्लोरोफिल से एक्स्ट्रा एनर्जी लिया तो इसको हम नॉन फोटोकेमिकल क्वेंचिंग कहेंगे, क्योंकि जियाजेंथिन जो है वो फोटोकेमिकल रिएक्शंस का पार्ट नहीं है। तो यहाँ पे जब जियाजेंथिन ने क्लोरोफिल से लिया तो इसको हम कह दिया नाम हमने नॉन फोटोकेमिकल क्वेंचिंग। सो एक चीज माइंड में हमेशा रखना है कि अगर हम फोटो इनहिबिशन से क्लोरोफिल को प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो ये तो नॉर्मल रिएक्शन का पार्ट है, फोटोकेमिकल क्वेंचिंग तो हो ही रहा है। प्रॉब्लम कहाँ है कि अगर क्लोरोफिल के पास एक्स्ट्रा एनर्जी है तो फोटोकेमिकल क्वेंचिंग से बात नहीं बनेगी, हमें एक एक्स्ट्रा क्वेंचिंग की जरूरत है, उसको हम कहेंगे नॉन फोटोकेमिकल क्वेंचिंग। और नॉन फोटोकेमिकल क्वेंचिंग में जियाजेंथिन का रोल है या जेंथोफिल्स का रोल है या हम कहेंगे कैरोटीनॉइड्स का रोल है। तो फोटो इनहिबिशन को प्रिवेंट करने के लिए, उसके डैमेज को अवॉइड करने के लिए जो कैरोटीनॉइड्स काम कर रहे हैं वो बेसिकली ये काम है। What they are doing? They are doing non-photochemical quenching। अब जियाजेंथिन एक्स्ट्रा एनर्जी ले लेगा, हीट की फॉर्म में डिसिपिएट कर देगा। सपोज इतनी ज़्यादा एनर्जी है कि जियाजेंथिन भी उसको हीट फॉर्म में डिसिपिएट नहीं भी कर पा रहा है तो डैमेज जियाजेंथिन को होगा। तो जियाजेंथिन जो है नया बना के फिर से यूज़ किया जा सकता है, बट हमारा जो मेन पिगमेंट है क्लोरोफिल उसको प्रोटेक्ट कर लिया गया। तो इसका मतलब जो कैरोटीनॉइड्स है उनका मेन रोल किस में है, कैरोटीनॉइड्स कैसे डैमेज से बचाते हैं जो कि फोटो ऑक्सीडेशन की वजह से डैमेज होता है, दैट इज ड्यू टू नॉन फोटोकेमिकल क्वेंचिंग। सो ये माइंड में रखना है। और फोटोकेमिकल क्वेंचिंग बेसिकली हमारा जो रिएक्शन चल रहा था फोटोकेमिकल रिएक्शन उसी का पार्ट है। सो एक चीज क्लियर हो गया यहाँ से कि जियाजेंथिन का अमाउंट वहां ज्यादा होगा जहां नॉन फोटोकेमिकल क्वेंचिंग की जरूरत है। नॉन फोटोकेमिकल क्वेंचिंग कहाँ जरूरी है, जहां हाई इंटेंसिटी है या हाई टेम्परेचर है। अब एक बात हमने पहले भी कहा कि अगर मेरे पास दो एरियाज के प्लांट हैं,
और ये ब्राइट सनलाइट में ग्रो कर रहा है, तो ऑब्वियसली इसमें अगर मैं चेक करूंगी तो जियाजेंथिन या फिर एंथीराजेंथिन, आप किसी को भी चेक कर सकते हो, उसका कंटेंट हमेशा हमेशा हमें क्या मिलेगा? हाई। क्यों मिलेगा हाई? क्योंकि वो ऐसी कंडीशन में ग्रो कर रहा है जहां बार बार जरूरत होगी किसकी? नॉन फोटोकेमिकल क्वेंचिंग की। अब ये तो हमने दो एरियाज के प्लांट को कंपेयर कर लिया। अब आपको कंपैरिजन ऐसे भी आ सकता है कि सन प्लांट्स में ज्यादा होगा या शेड प्लांट्स में। तो ऑब्वियसली शेड प्लांट्स वो हैं जो शेड के लिए अडेप्टेड है, तो वहां सनलाइट इंटेंसिटी ज्यादा है ही नहीं, तो इनमें हो सकता है जियाजेंथिन का कंटेंट कम हो। सन प्लांट्स ब्राइट सनलाइट में है तो उसमें जियाजेंथिन का कंटेंट ज्यादा मिलेगा। अब ऐसा भी केस हो सकता है जिसमें हम कंसीडर करें कि एक प्लांट जो है वो दूसरे से शेडेड है, लेकिन इसकी जो ब्रांचेस हैं वो बार बार मूव कर सकती हैं, तो मतलब कभी कभी इसको सन का एक्सपोजर मिल सकता है। ठीक है, ऐसे प्लांट में जियाजेंथिन का कंटेंट हाई ही रहता है, चाहे वो शेड में है, लेकिन फिर भी वो जियाजेंथिन हाई क्यों रख रहा है? क्योंकि जब उसको सडन एक्सपोजर मिलेगा सनलाइट का, इंटेंसिटी का, तो वो डैमेज कर सकता है, तो इसलिए उसके पास जियाजेंथिन हमेशा रहना चाहिए, सो दैट अगर सडन एक्सपोजर हो भी जाता है, क्लोरोफिल बहुत ज्यादा एक्साइटेड चला भी जाता है, तो जियाजेंथिन होना चाहिए जो नॉन फोटोकेमिकल क्वेंचिंग कर सके। ठीक है, अगर उसको सडन सनलाइट एक्सपोजर होता है तब ऐसे शेड प्लांट्स जो शेड में हैं, जो अंडर शेड हम कहेंगे, तो ऐसे शेड प्लांट्स में जिनमें सनलाइट एक्सपोजर सडन हो सकता है, वहां आपको जियाजेंथिन का कंटेंट हाई मिलेगा। बट जो कंप्लीटली शेड में है, जो कभी भी जिनको सनलाइट का एक्सपोजर नहीं मिलता, वहां आपको जियाजेंथिन का कंटेंट लो मिलेगा, और सन प्लांट्स में हमेशा हमें क्या मिलेगा? ज्यादा मिलेगा। वन मोर थिंग, फोटो इनहिबिशन में हमने ये तो देखा कि एक्साइटेड मॉलिक्यूल है उससे एक्स्ट्रा एनर्जी लेना होगा। फोटो इनहिबिशन में हम एक चीज और कंसीडर करते हैं, फोटो सिस्टम 2 में जो D1 प्रोटीन था वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और फोटो इनहिबिशन एक्स्ट्रा लाइट से D1 प्रोटीन को भी डैमेज हो सकता है, तो D1 प्रोटीन को भी प्रोटेक्शन मिलता है अगर जियाजेंथिन का कंटेंट ज़्यादा होता है, क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ज़ेंथोफिल्स हैं, बेसिकली ये एक्स्ट्रा हीट ले लेते हैं, और जो हमारे मेन इंपॉर्टेंट क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है, D1 प्रोटीन है, उनको डैमेज से वो प्रोटेक्ट करके रखते हैं। सो इसलिए फोटो इनहिबिशन से अगर बचना है प्लांट को, तो उसको जियाजेंथिन या सिंपली कहेंगे कैरोटीनॉइड्स का कंटेंट हमेशा हाई चाहिए, सो दैट D1 प्रोटीन को भी सेफ रखा जाए, और क्लोरोफिल जो एक्साइटेड क्लोरोफिल है उससे भी डैमेज ना हो। क्लोरोफिल को भी इसमें सेफ रखना है, उसको भी एक्साइटेड फॉर्म से हमें ग्राउंड स्टेज में लेके आना है, तो उसके लिए क्वेंचिंग करना बहुत ज़रूरी है। सो दिस इज ऑल अबाउट फोटो इनहिबिशन। Next topic is synthesis of sucrose and starch from end product fructose. So हमें ये तो क्लियर है कि फोटोसिंथेसिस में हमने end product क्या बनाया था? फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट। नाउ हम ट्रांसलोकेशन में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं दैट जो ट्रांसपोर्टेबल शुगर है जो प्लांट्स में मूव करवाई जाती है, दैट इज सुक्रोज, प्लस वी हैव ऑलरेडी स्टडीड जो स्टार्च है वो रिजर्व फूड मटेरियल है प्लांट्स में। तो अब हमें ये देखना है कि फ्रक्टोज से अल्टीमेटली कब स्टार्च बनाया जाएगा, लोकेशन क्या है स्टार्च सिंथेसिस की, कब सुक्रोज बनाया जाएगा, एंड सुक्रोज सिंथेसिस की लोकेशन क्या है। सुक्रोज आगे ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा प्लांट्स में, स्टार्च जो है वो रिजर्व फूड मटेरियल है तो वो स्टोर कर लिया जाता है। सो अब हमें लोकेशन भी देखना है प्लस रिएक्शंस भी देखने हैं, कैसे फ्रक्टोज से सुक्रोज बनता है और कब वो स्टार्च बनाता है। सो हम सबसे पहले कंसीडर कर रहे हैं दिस इज क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि बेसिकली जो फ्रक्टोज बन रहा है वो क्लोरोप्लास्ट में बन रहा है। फ्रक्टोज इज प्रोड्यूस्ड इन द डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट में चलेगा। ठीक है, तो अगर ये क्लोरोप्लास्ट है एंड दिस रिप्रेजेंट्स साइटोप्लाज्म, ऑब्वियसली क्लोरोप्लास्ट साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है ऑर्गेनली। सो अब क्लोरोप्लास्ट में ये हम स्ट्रोमा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अभी हम सिंप्लिसिटी के लिए ग्रेना एंड ऑल रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। स्ट्रोमा में हमें पता है ट्रायोस फॉस्फेट्स प्रेजेंट है। ट्रायोस फॉस्फेट्स हम किसे कह रहे हैं, एक जर्नल टर्म हमने दे दिया फॉर ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, 3-PGA बना था दैट इज ऑल्सो ट्रायोस फॉस्फेट, 3-PGA से 1,3-PGA बना वो भी ट्रायोस फॉस्फेट, ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट बना वो भी ट्रायोस फॉस्फेट, देन DHAP बना वो भी सारे, ये 3 कार्बन शुगर हैं विद फॉस्फेट ग्रुप, तो इसलिए हम इनको क्या कह सकते हैं, ट्रायोस फॉस्फेट्स। अब जनरली हम सिंपली यहाँ से ये शो कर सकते हैं दैट ट्रायोस फॉस्फेट से हमारे पास
ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड DHAP ने मिलकर क्या बनाया था, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, राइट। और फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट से फॉस्फेटेज की प्रेजेंस में क्या बन गया था, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ये था जो एंड प्रोडक्ट था किसका, फोटोसिंथेसिस का, एंड प्रोडक्ट ऑफ डार्क रिएक्शन। ये हमारे पास बन गया। तो ये कहाँ बना था, क्लोरोप्लास्ट में बना था। अब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट आगे क्या करता है, हम अभी बना रहे हैं स्टार्च। कंडीशन में आपको बाद में बताती हूँ कब स्टार्च बनेगा कब सुक्रोज, पहले हम रिएक्शंस देख लेंगे। तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो है सबसे पहले अपने आइसोमर में चेंज हो जाता है, वो बनाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। G6P is ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। जो एंजाइम है, हम क्योंकि आइसोमर बना रहा है तो इसलिए हम एंजाइम को सिंपली क्या कह सकते हैं, आइसोमेरेज। सो अब जब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन गया, उससे बन गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। आप इसको, क्योंकि आइसोमरेज भी हम रिप्रेजेंट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जो सबस्ट्रेट है, यहाँ पे हेक्सोज शुगर है, हेक्सोज फॉस्फेट आइसोमरेज भी कहा जा सकता है, या सिंपली फ्रक्टोज फॉस्फेट आइसोमरेज भी कहा जा सकता है। देन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से हमारे पास क्या बन जाएगा, इसी का एक फॉर्म जिसको हम कहेंगे ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। इसको ग्लूकोम्यूटेज की प्रेजेंस में बनाया जाता है। सो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट अब अल्टीमेटली हमारे पास बन गया। इससे आगे क्या होता है, इट विल इंटरैक्ट विद एटीपी और अल्टीमेटली एटीपी यूज करके एटीपी से आगे बन जाएंगे पीपीआई बन जाएगा, और यहाँ पे हम सिंपली शो कर देंगे एडीपी ग्लूकोज। ठीक है, एटीपी से एडीपी प्लस पीआई बना, इसका भी फॉस्फोरस था तो हमने पीपीआई फॉर्म में शो कर दिया कि रिलीज हो गया, और यहाँ पे बन गया एडीपी ग्लूकोज। एटीपी को यूज करके हमारे पास एडीपी ग्लूकोज बन गया। अब एडीपी ग्लूकोज जो होता है इन द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च सिंथेज, वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम, अल्टीमेटली क्या बना देता है, स्टार्च। मतलब एडीपी ग्लूकोज मोनोमर है, ऑब्वियसली लिंकिंग से अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, स्टार्च। स्टार्च भी हमारे पास अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन 2 टाइप्स का होता है ऑन द बेसिस ऑफ लिंकेज। अब स्टार्च की सिंथेसिस कौन सी ऑर्गेनेली में हुआ, दैट इज इन द क्लोरोप्लास्ट। रिएक्शंस हमने देख लिए, हमारे पास ये एंड प्रोडक्ट बना था। इस एंड प्रोडक्ट से अल्टीमेटली आइसोमरेज की प्रेजेंस में, देन ग्लूकोम्यूटेज की प्रेजेंस में हमें लास्ट में एडीपी ग्लूकोज चाहिए। विद द यूज ऑफ एटीपी स्टार्च बनाया जा रहा है। एडीपी ग्लूकोज स्टार्च सिंथेज की प्रेजेंस में अल्टीमेटली क्या बना लेगा, स्टार्च। ठीक है, अब क्या होता है, ये तो बन गया स्टार्च, रिजर्व फूड मटेरियल इन द क्लोरोप्लास्ट। अब हमें ये देखना है कि सुक्रोज कैसे बनेगा। अब यूजुअली क्या होता है, जो क्लोरोप्लास्ट है इसकी मेम्ब्रेन में एक ट्रांसलोकेटर प्रेजेंट होता है। सो हम यहाँ पे ये शो कर रहे हैं, ट्रांसलोकेटर जो किसी चीज को मूव करवाएगा। सो इट्स ए टाइप ऑफ ट्रांसलोकेटर जो इस तरह से वर्क करता है। पीआई अंदर मूव करेगा तो ट्रायोस फॉस्फेट्स बाहर आएंगे, क्योंकि एक मॉलिक्यूल जब एक डायरेक्शन में जा रहा है तो दूसरा ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए आप इस ट्रांसलोकेटर को एंटीपोटर भी कह सकते हैं। एंटीपोटर वो होता है जो ऑपोजिट डायरेक्शंस में मूव करवाता है। ठीक है, सो इसको सिंपली हम पीआई ट्रांसलोकेटर भी कहते हैं कॉमन टर्म्स में, या आप इसको एंटीपोटर भी कह सकते हो। अब इसका काम क्या है, ट्रायोस फॉस्फेट्स को ये बाहर भेजता है जब पीआई अंदर जाता है। ठीक है, तो अब हमने कंडीशन ये रख लिया कि पीआई अंदर गया तो ट्रायोस फॉस्फेट्स बाहर आ गए। अगेन ट्रायोस फॉस्फेट से आपके पास ये वाला रिएक्शन देता है एंड प्रोडक्ट, तो ये ट्रायोस फॉस्फेट्स बाहर आने के बाद साइटोप्लाज्म में अगेन यही रिएक्शन चलेगा। हम फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट हमने लिख दिया, सेम यही चल रहा है। ठीक है, हमने, चलो पहले हम 1,6 लिख लेते हैं, 1,6 बिस फॉस्फेट, देन उससे क्या बनता है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, अब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से अल्टीमेटली क्या बना था, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। सेम रिएक्शंस चलेंगे। ठीक है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से अल्टीमेटली क्या बना था, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। ठीक है, तो हमारे पास जो रिएक्शन हम शो कर रहे हैं और जो एंजाइम्स हैं सब कुछ सेम है। यहाँ हमने एल्डोलेज यूज किया था, यहाँ भी एल्डोलेज है, यहाँ फॉस्फेटेज है, यहाँ आइसोमेरेज,
यहाँ अगेन ग्लूकोम्यूटेज। तो अभी तक जो रिएक्शन आपने क्लोरोप्लास्ट में शो किए, सेम रिएक्शन हम कहाँ शो करेंगे? इन द साइटोप्लाज्म। अब जब ग्लूकोज 1 फॉस्फेट यहाँ और यहाँ बन गया, सिर्फ यहाँ डिफरेंस आता है, यहाँ उसने एटीपी यूज किया था बट यहाँ पे वो यूटीपी यूज करेगा। तो अगर यूटीपी यूज करेगा तो ऑब्वियसली पीपीआई रिमूव हो गया और अब यहाँ पे यूडीपी ग्लूकोज बन जाएगा। सो जस्ट ये डिफरेंस है कि साइटोप्लाज्म में जो ग्लूकोज है उसकी डिफरेंट फॉर्म बनती है। यहाँ एडीपी ग्लूकोज बना था, यहाँ पे यूडीपी ग्लूकोज। अब हमने यहाँ तक बना दिए, यहाँ तो ग्लूकोज की ही लिंकिंग से आगे स्टार्च बन जाता है, बट अगर मुझे सुक्रोज बनाना है, सुक्रोज के लिए 2 यूनिट्स चाहिए, फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज। ग्लूकोज हमारे पास है, अब वो क्या करेगा? ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट भी बन रहा है, ये तो हम एक मॉलिक्यूल का शो कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे ट्राइओस फॉस्फेट्स आएंगे, बहुत सारे फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट, बहुत सारे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। अब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का एक मॉलिक्यूल इस यूडीपी ग्लूकोज के साथ इंटरेक्ट कर जाएगा, ठीक है। तो हम इसका एक मॉलिक्यूल शो कर रहे हैं, इसके साथ इंटरेक्ट कर गया, तो एक ग्लूकोज एक फ्रक्टोज आपके पास क्या बन जाएगा? क्योंकि उसमें फॉस्फेट है तो हमारे पास बन जाएगा सुक्रोज फॉस्फेट, क्योंकि फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है। अब सिंपली हमें क्या करना है? इसका फॉस्फेट रिमूव करना है, तो फॉस्फेटेज की प्रेजेंस में वो रिमूव कर दिया जाएगा और अल्टीमेटली हम क्या शो कर देंगे? क्या बन गया साइटोप्लाज्म में? सुक्रोज। यहाँ पे आप इसको सुक्रोज फॉस्फेट फॉस्फेटेज लिख सकते हैं और यहाँ पे सुक्रोज सिंथेज ले सकते हैं एंजाइम। सुक्रोज सिंथेज मतलब जो कि क्या कर रहा है? सुक्रोज फॉस्फेट सिंथेज भी लिख सकते हैं, जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को रिएक्शन करके सुक्रोज फॉस्फेट बना रहा है। सुक्रोज फॉस्फेट से अल्टीमेटली हमारे पास क्या बन गया? सुक्रोज। तो एक चीज क्लियर है यहाँ पे कि हमारे पास सुक्रोज की फॉर्मेशन कहाँ पे हुई है? इन द साइटोप्लाज्म। स्टार्च की फॉर्मेशन हमारे पास कहाँ हुई है? इन द क्लोरोप्लास्ट। एंड प्रोडक्ट वही है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से अल्टीमेटली स्टार्च भी बनाया जा सकता है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से अल्टीमेटली सुक्रोज भी बनाया जा सकता है। अब ये जो सेल है, मेसोफिल सेल होगा या बंडल शीट सेल होगा, क्योंकि उसी के क्लोरोप्लास्ट में डार्क रिएक्शन चल रहा है, जो भी ये सेल है उसको हमने सिंपली कहा था प्रोड्यूसिंग सेल है। प्रोड्यूसिंग सेल का मतलब जो फोटोसिंथेसिस कर रहा है और जो क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस करके एंड प्रोडक्ट बनाएगा। तो अब इस सेल के साइटोप्लाज्म में सुक्रोज आ गया और यही हमने ट्रांसलोकेशन में शो किया था कि जो प्रोड्यूसिंग सेल है उससे सुक्रोज नेक्स्ट सेल में जाएगा और अल्टीमेटली सीव ट्यूब एलिमेंट्स तक जाएगा। तो अब ये सुक्रोज तो आगे ट्रांसलोकेशन में इन्वॉल्व हो जाएगा, जो स्टार्च है जो क्लोरोप्लास्ट में बना उसको स्टोर कर लिया जाएगा। अब क्वेश्चन आपको रिएक्शंस पे तो आ ही सकता है, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कब डिसाइड किया जाएगा, क्योंकि ये जो ट्रांसलोकेटर है बेसिकली ये डिसाइड करता है कि कब स्टार्च बनेगा और कब सुक्रोज। एक चीज याद रखनी है, अगर पीआई अंदर मूव करेगा तभी ट्रायोस फॉस्फेट्स बाहर आ सकते हैं, ट्रायोस फॉस्फेट्स बाहर आएंगे तभी अल्टीमेटली सुक्रोज बनेगा, अदरवाइज ट्रायोस फॉस्फेट्स यहाँ पे स्टार्च ही बनाते रहेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब पीआई ट्रांसलोकेटर कंट्रोल कर रहा है कि कब स्टार्च ना बना के सुक्रोज बनाना है। कंडीशन अब हमें ये देखना है कि कौन सी कंडीशंस में सुक्रोज बनाया जाए, कौन सी कंडीशन में स्टार्च। ऑब्वियसली अगर प्लांट की रिक्वायरमेंट है, उसको सुक्रोज अभी चाहिए, तो सुक्रोज ट्रांसपोर्ट करते रहेगा प्लांट और यहाँ पे ट्रायोस फॉस्फेट्स बाहर आते रहेंगे, वो सुक्रोज बनाते रहेंगे, सुक्रोज आगे यूज होता रहेगा। बट अगर प्लांट की रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गया, उसके पास एक्स्ट्रा अभी भी एंड प्रोडक्ट बन रहा है, तो वो क्या बना लेगा? स्टार्च। रिजर्व फूड हमेशा तब बनाया जाता है जब रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाती है, तो ये फैक्टर तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन अगर हम उसको सनलाइट के साथ कंपेयर करें या इंटेंसिटी के साथ कंपेयर करें, फिर हमें देखना है कि कब स्टार्च बन रहा है और कब सुक्रोज बन रहा है। पीआई ट्रांसलोकेटर से एक चीज याद रखनी है, साइटोप्लाज्म में पीआई की कॉन्सेंट्रेशन हाई होगी तभी पीआई अंदर जा सकता है, पीआई अंदर जाएगा तभी ट्रायोस फॉस्फेट्स बाहर आएंगे। दैट मीन्स अगर सुक्रोज बनाना है तो साइटोप्लाज्म में पीआई की कॉन्सेंट्रेशन हाई मेंटेन की जाएगी, वो अंदर जाएगा और ट्रायोस फॉस्फेट बाहर आ जाएगा। अगर प्लांट को सुक्रोज की जरूरत नहीं है तो वो पीआई को अंदर नहीं भेजेगा, तो जितना भी एंड प्रोडक्ट बन रहा है वो आगे क्या बनाता जाएगा? स्टार्च बनाता जाएगा। सो कंट्रोलिंग फैक्टर यहाँ पे ट्रांसलोकेटर है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि बेसिकली हमें 2 चीज़ों की कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे डिटरमाइन किया जाता है कि स्टार्च की सिंथेसिस होगी या सुक्रोज की। सो यूजुअली आपको क्वेश्चन में रेशो दिया होता है, ट्रायोस फॉस्फेट्स लिखा हो सकता है बाय पीआई, या फिर वो दे सकता है 3 PGA डायरेक्टली।
कोई भी टाइप का ट्रायोस फॉस्फेट दे सकते हैं और पीआई के साथ हम रेशो देख रहे हैं। अगर हमें रेशो की टर्म्स में दिया है तो याद रखना है कि अगर ये रेशो हाई है दैट मीन्स पीआई लो, पीआई के कॉन्सेंट्रेशन लो तो अंदर वो कम जाएगा, अगर वो कम जाएगा तो ट्रायोस फॉस्फेट्स बाहर नहीं आएंगे। तो ये ट्रायोस फॉस्फेट्स ज्यादा कहाँ प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट में। अगर ये रेशो ज्यादा है तो हम कहेंगे अल्टीमेटली किसका सिंथेसिस होगा, स्टार्च का। जनरली स्टार्च का सिंथेसिस तब होता है जब ये रेशो हाई मेंटेन हो, और अब आप लॉजिकली देखें तो ये रेशो कब हाई होगी, जब 3-PGA ट्रायोस फॉस्फेट ज्यादा से ज्यादा बन रही हो तभी ये रेशो हाई मिल सकता है। रेशो हाई मिलने के लिए ट्रायोस फॉस्फेट्स का कॉन्सेंट्रेशन हाई चाहिए। अब ये कॉन्सेंट्रेशन हाई कब होगा, जब डार्क रिएक्शन चल रहा होगा। डार्क रिएक्शन कब चलेगा, जब लाइट रिएक्शन चलेगा, और लाइट रिएक्शन तब चलेगा जब लाइट इंटेंसिटी है, मीन सनलाइट है। तो हम ये कह सकते हैं कि स्टार्च सिंथेसिस हमेशा कब होगी, डे टाइम में। या इसको इस तरह से भी कहा जाता है जब क्लोरोप्लास्ट को सनलाइट मिल रही है, तो उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है व्हेन देयर आर इल्यूमिनेटेड क्लोरोप्लास्ट। इल्यूमिनेटेड का मतलब जिनको लाइट मिल रहा है। सनलाइट मिलेगा तभी लाइट रिएक्शन होगा, तभी डार्क रिएक्शन होगा, और तभी ट्रायोस फॉस्फेट्स बनेंगे, तो उनका कॉन्सेंट्रेशन हाई। तो स्टार्च सिंथेसिस हमेशा डे टाइम में होगा, तभी एक्स्ट्रा उसके पास ट्रायोस फॉस्फेट्स हो सकते हैं और रिजर्व फूड बना सकता है। बट अगर ये रेशियो हमें लो दिया है, लो का मतलब क्या है कि पीआई ज्यादा है, पीआई ज्यादा है तो पीआई अंदर ज्यादा मूव करेगा ट्रांसलोकेटर से, और अगर वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जाएगा तो ऑब्वियसली जो ट्रायोस फॉस्फेट्स हैं वो बाहर आ जाएंगे। तो ये रेशियो लो तब रखी जाती है जब प्लांट को अपनी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट करनी है। यहाँ पे हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि अगर ट्रायोस फॉस्फेट्स डार्क रिएक्शन से बन भी रहे हैं, चाहे उनका अमाउंट ज्यादा भी है, बट पीआई कंपैरेटिवली ज्यादा कर दिया गया, तो ओवरऑल रेशो क्या हो जाएगा, लो। इस वजह से जो ट्रायोस फॉस्फेट्स हैं वो बाहर आ जाएंगे। अगर वो बाहर आते हैं तो वो बेसिकली क्या करेंगे, सुक्रोज सिंथेसिस। अब अगर टाइमिंग की बात करें तो हम सुक्रोज सिंथेसिस दो कंडीशन की वजह से सुक्रोज बन सकता है। एक ये कि हम ये मान रहे हैं ट्रायोस फॉस्फेट्स अभी भी उतने हैं जितने पहले थे, लेकिन पीआई बढ़ गया, पीआई प्लांट ने खुद बढ़ाया सो दैट जितना एक्स्ट्रा ट्रायोस फॉस्फेट्स बन रहे हैं उनको बाहर लाया जाए और सुक्रोज बनाया जाए। तो इसका मतलब डे टाइम में आपको सुक्रोज सिंथेसिस मिल सकता है कि दिन के टाइम ट्रायोस फॉस्फेट्स तो बन ही रहे हैं, बट प्लांट ने पीआई ज्यादा मेंटेन किया और ट्रायोस फॉस्फेट्स को बाहर ले आया, तो डे टाइम में सुक्रोज बन गया। दूसरा वे ये कि हो सकता है नाइट टाइम पे भी ट्रायोस फॉस्फेट्स का अमाउंट कम है, लेकिन जितना भी है क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट है, तो प्लांट ने पीआई बढ़ा लिया, तो जितने ट्रायोस फॉस्फेट्स थे उनको बाहर ले आया तो सुक्रोज बन सकता है। इसका मतलब सुक्रोज की सिंथेसिस नाइट टाइम पे भी हो सकती है, पर लिमिटेड है, क्योंकि नाइट टाइम पे ये डिपेंड करेगा कि क्लोरोप्लास्ट में कितने ट्रायोस फॉस्फेट्स प्रेजेंट हैं, और उनका अमाउंट हमेशा बहुत ज्यादा हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो जितने वहां प्रेजेंट होंगे उनको भी लिया जा सकता है। तो सुक्रोज की सिंथेसिस डे टाइम में तो श्योर है ही, नाइट टाइम पे भी हो सकती है, क्योंकि प्लांट को रिक्वायरमेंट तो नाइट में भी हो सकती है, उसको सुक्रोज चाहिए हो सकता है, फूड चाहिए हो सकता है नाइट टाइम पे। अब अगर हमें स्टार्च और सुक्रोज पूछा है तो हमेशा याद रखना स्टार्च तो हमेशा डे टाइम पे ही बनेगा, सुक्रोज किसी भी टाइम बनाया जा सकता है, पर ज्यादा से ज्यादा सुक्रोज तभी बन पाएगा जब ट्रायोस फॉस्फेट्स बहुत ज्यादा हो। उनको बाहर लाना इजी है बट होने चाहिए वो क्लोरोप्लास्ट में, तो सुक्रोज का भी ज्यादा सिंथेसिस डे टाइम में होगा। इस ट्रांसलोकेटर के बेसिस पे देखा जाए, जो हमने रिएक्शन किया उसके बेसिस पे सुक्रोज ज्यादा कहाँ बनेगा, डे टाइम पे बनेगा। अब हमें ये रेशो में ना दिया हो, अगर सिंपली पूछा हो तो जब भी पीआई का कॉन्सेंट्रेशन लो है तो वो अंदर कम जाएगा, तो हमेशा लो पीआई अगर हमें दिया है तो कौन सी सिंथेसिस होगी, हमेशा स्टार्च। और अगर हमें हाई पीआई दे रखा है, हाई पीआई का मतलब क्या है, ज्यादा से ज्यादा पीआई क्लोरोप्लास्ट के अंदर जाएगा तो ट्रायोस फॉस्फेट्स बाहर आएंगे, तो कौन सी सिंथेसिस होगी, सुक्रोज। सो सिंपल पीआई की कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, रेशियो के बेसिस पे भी। अब हम ये देखेंगे कि नाइट टाइम पे क्या होता है। डे टाइम पे तो हमने देख लिया कि आपके पास स्टार्च तो डे टाइम में ही बनेगा, और डे टाइम में ज्यादा से ज्यादा सुक्रोज बनेगा बेस्ड ऑन दिस ट्रांसलोकेटर, क्योंकि वो पीआई ज्यादा से ज्यादा अंदर अमाउंट में क्लोरोप्लास्ट के अंदर एंटर करेगा और ट्रायोस फॉस्फेट्स बाहर आएंगे, तो किसकी सिंथेसिस होगी, सुक्रोज की। ये जो स्टार्च सिंथेसिस हम कर रहे हैं ये हमेशा कहाँ होगी, क्लोरोप्लास्ट। सुक्रोज सिंथेसिस हमेशा कहाँ होगी, साइटोप्लाज्म। क्यों, क्योंकि साइटोप्लाज्म में बनेगा तभी तो ऑस्मोटिक डिफरेंस क्रिएट होगा, ऑस्मोटिक डिफरेंस क्रिएट होगा तभी वाटर आगे मूव करेगा और आगे आगे मूवमेंट होता जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास सुक्रोज यहाँ साइटोप्लाज्म से प्रोड्यूसिंग सेल से नेक्स्ट पास ऑन किया जाएगा। अब हम देखते हैं कि नाइट टाइम पे क्या होगा।
इन द नाइट टाइम द पाथवे इज डिफरेंट। हम ये कह सकते हैं कि हम स्टडी कर रहे हैं कार्बन एक्सपोर्ट नाइट टाइम पे कैसे होगा। डे टाइम में हमने देख लिया, डे टाइम में जो कार्बन का एक्सपोर्ट है वो किस फॉर्म में है, ट्रायोस फॉस्फेट्स की फॉर्म में, और वो डिपेंडेंट है किस पे, पीआई ट्रांसलोकेटर पे। तो अगर कार्बन ट्रांसपोर्ट डे टाइम में देखा जाए तो डे टाइम में हमेशा याद रखना है इट इज बेस्ड ऑन पीआई ट्रांसलोकेटर। और किस फॉर्म में कार्बन ट्रांसपोर्ट किया जाता है, इन द फॉर्म ऑफ ट्रायोस फॉस्फेट्स। ये हो गया डे टाइम, ठीक है, जिससे सुक्रोज आगे बनेगा। लेकिन नाइट टाइम पे भी सुक्रोज चाहिए हो सकता है, तो जितना वो ट्रांसलोकेटर से ले सकता है वो तो वो लेगा, लेकिन बहुत ज्यादा ट्रायोस फॉस्फेट्स क्लोरोप्लास्ट में भी प्रेजेंट नहीं होंगे नाइट टाइम में, क्योंकि डार्क रिएक्शन नहीं चल रहा। तो दूसरा वे जो कार्बन ट्रांसपोर्ट नाइट टाइम में होता है वो कैसे होता है, क्योंकि जो क्लोरोप्लास्ट है उसमें बहुत सारा रिजर्व फूड मटेरियल किस फॉर्म में स्टोर्ड है, स्टार्च। सपोज अगर प्लांट को अभी भी सुक्रोज की रिक्वायरमेंट है और वो अब नया नहीं बना सकता क्योंकि नाइट टाइम में है, डार्क है, तो फोटोसिंथेसिस नहीं चलेगा, तो वो सिंपली क्या कर लेगा, स्टार्च डिग्रेडेशन। स्टार्च डिग्रेडेशन के लिए एंजाइम चाहिए हमें अमाइलेजेस, क्योंकि बेसिकली अमाइलोज अमाइलोपेक्टिन इस तरह से हम स्टार्च को लिखते हैं। तो डिग्रेडेशन के लिए अमाइलेजेस वर्क करेंगे, और डिग्रेडेशन के बाद क्या क्या बनता है, मोस्टली ग्लूकोज मोनोमर्स बन जाते हैं, माल्टोज या हायर डेक्स्ट्रिन्स भी बन सकते हैं। हायर मतलब थोड़ा सा नंबर इनका ज्यादा होता है। अब ये जो मोनोमर्स बन गए इनको आगे ट्रांसपोर्ट किया जाता है इनटू द साइटोप्लाज्म, तो उसके लिए ट्रांसपोर्टर चाहिए। अब यहाँ पे आपको ग्लूकोज माल्टोज ट्रांसपोर्टर मिलता है, जो ग्लूकोज या माल्टोज को या जो डेक्स्ट्रिन्स है उनको आगे ट्रांसपोर्ट कर देता है। दिस इज ग्लूकोज या माल्टोज ट्रांसपोर्टर, हम इसे कह सकते हैं। तो इसका मतलब नाइट टाइम पे पीआई ट्रांसलोकेटर वर्क नहीं कर रहा। अगर हमें सुक्रोज बनाना है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा मोनोमर्स चाहिए उसके लिए, तो ग्लूकोज और माल्टोज फॉर्म में वो बाहर आता है, क्योंकि वहाँ स्टार्च की डिग्रेडेशन हो गया अंदर ही। अब इसका मतलब माइलेसिस का एक्शन क्लोरोप्लास्ट के अंदर है। एक बार जब ग्लूकोज आ गया बाहर, ग्लूकोज से कुछ मॉलिक्यूल्स फ्रक्टोज में चेंज हो जाएंगे, तो ग्लूकोज फ्रक्टोज मिलके क्या बना देंगे, सुक्रोज। ठीक है, इसका मतलब सुक्रोज सिंथेस जो हमें चाहिए बेसिकली वो यहाँ साइटोप्लाज्म में होगा। दूसरा माल्टोज जो है इट इज मेड अप ऑफ 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, तो यहाँ पे माल्टेज वर्क करेगा और वो क्या बना देगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। अगेन ये ग्लूकोज आगे इन्वॉल्व हो जाएंगे किसकी सिंथेसिस में, सुक्रोज की सिंथेसिस में। सुक्रोज सिंथेसिस होगा हमेशा साइटोप्लाज्म में। तो अब हम ये कह सकते हैं कि जो एंजाइम्स यहाँ एक्टिव हैं वो कौन से हैं, सुक्रोज सिंथेस हो सकता है और माल्टेज हो सकता है जो कि साइटोप्लाज्म में एक्टिव है। अल्टीमेटली आपके पास ये बन गया, यहाँ फिर से सुक्रोज की सिंथेसिस की जाएगी और आगे ट्रांसलोकेट कर दिया जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है शुगर्स का, मोस्टली ग्लूकोज और माल्टोज है। नियरली देखा गया है 75% जो कार्बन ट्रांसपोर्ट किया जाता है वो हेक्सोजेस की फॉर्म में, मतलब हेक्सोज शुगर में ग्लूकोज भी ले सकते हो, माल्टोज भी हम ले सकते हैं, हेक्सोज की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो ये नाइट टाइम पे चलेगा। नाइट टाइम पे जो मेजर सोर्स है सुक्रोज का, वो मोनोमर्स कहाँ से आए, फ्रॉम द स्टार्च डिग्रेडेशन। डे टाइम में हमने देखा इंपॉर्टेंट रोल किसका है, पीआई ट्रांसलोकेटर का है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये भी है दैट हमने 2 एंजाइम पढ़े थे जो सुक्रोज बनाते थे, सुक्रोज 6 फॉस्फेट सिंथेस एंड दूसरा था फॉस्फेटेज। एक्चुअली बोथ ऑफ दीज एंजाइम्स मेक अ सुप्रा कॉम्प्लेक्स। दोनों ये मिलके काम करते हैं कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में, और सुप्रा कॉम्प्लेक्स जब वो बनाते हैं तो उनकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा एनहांस हो जाती है। अगर हम इंडिविजुअली एंजाइम्स का एक्शन देखें तो एक्टिविटी कंपैरेटिवली कम है, दोनों मिलके काम करते हैं तो बहुत ही अच्छी एक्टिविटी वो देते हैं, एक कॉम्प्लेक्स बना के देते हैं। एक चीज़ और, हमने जो क्लोरोप्लास्ट में एंजाइम्स पढ़े ऑलमोस्ट सेम थे जो हमने साइटोप्लाज्म में एंजाइम्स पढ़े। जब हम पीआई ट्रांसलोकेटर से देख रहे थे कि स्टार्च बन रहा था कि सुक्रोज बन रहा था, तो ये कहा जाता है दैट क्लोरोप्लास्ट के जो एंजाइम्स हैं वो क्लोरोप्लास्ट में ही काम करेंगे, साइटोप्लाज्म के जो एंजाइम्स हैं वो साइटोप्लाज्मिक कंडीशंस में काम करेंगे, पर दोनों की एक्टिविटी सेम है, इसलिए हम इनके जो एंजाइम्स होते हैं उनको
आइसो एंजाइम्स कहते हैं। आइसो एंजाइम्स वो जो सिमिलर एक्शन देते हैं बट उनका लोकेशन जो है वो डिफरेंट हो सकता है। तो जितने भी आपने उसमें रिएक्शंस में एंजाइम किए, हमने फॉस्फेटेज किया, ग्लूकोम्यूटेज किया, आइसोमरेज किया, वो सारे जो हैं हम कह सकते हैं वो सारे आपस में क्या हैं, वो आइसो एंजाइम है, क्योंकि लोकेशन डिफरेंट है बट एक्टिविटी इज same. So this is all about how end product of photosynthesis is converted to reserve food material starch and how sucrose is produced. Sucrose डे टाइम में भी बन सकता है, डे टाइम में तो डार्क रिएक्शन पे डिपेंडेंट है और पीआई ट्रांसलोकेटर पे डिपेंडेंट है, और नाइट टाइम पे वो स्टार्च की हाइड्रोलिसिस से। तो अब स्टार्च के कंटेक्स्ट में हम कह सकते हैं स्टार्च की सिंथेसिस डे टाइम पे है और स्टार्च की हाइड्रोलिसिस यूजुअली कब होती है, नाइट टाइम पे, जब भी सुक्रोज बनाने की रिक्वायरमेंट है तब।